हेलो सिविल इंजीनियर्स, स्वागत है आप सबका आप लोगों के फेवरेट चैनल सिविलियंस सिविल इंजीनियर्स। आप लोगों के सपोर्ट से ये चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। आई होप आप इन वीडियोस को शेयर कर रहे हो अपने फ्रेंड्स में, अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सब्जेक्ट हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं आरसीसी, पार्ट लाए हैं हम 13। क्वेश्चन हम कवर करेंगे सर 276 से 300 तक। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं या जो पहले बन चुके हैं, वो सब हम यहाँ पर पढ़ते हैं। हर क्वेश्चन के साथ लिंक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए हर एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता चलता हूँ जो क्वेश्चन आगे बन भी सकते हैं। जो डाउट आपके दिमाग में क्रिएट हो सकता है उस डाउट को भी मैं साथ के साथ क्लियर करता जाता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कोई डाउट ना रहे, फिर भी कोई डाउट आपके दिमाग में रह जाता है जो कि नहीं रहना चाहिए, तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। कोई भी आने वाली सीरीज़ आप चाहते हैं कि जल्दी मिले तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं हमें, तो हम उस सीरीज़ को जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। Moving to the first question of part 13 of RCC, question number 276, SSC JEE 2019 evening shift. It's a recent question. The effective span of a simply supported beam is. Simply supported beam का effective span क्या होता है? सर ये हमसे पूछा गया है। Half of the clear distance plus width of column. Half of the clear distance plus width of column. 0.7 times the clear distance between support and center to center distance between support and the clear distance between supports. एल सी एल ई ये सब क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको याद रखना है इफेक्टिव स्पैन जो होता है सिंपली सपोर्टेड बीम का, वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है बिटवीन सपोर्ट्स। ये हमारा एल ई होता है। आगे मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा एल ई क्या होता है, एल सी क्या होता है। अभी आपको क्या याद रखना है, सर हमसे सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहा है तो हमें एल इफेक्टिव तो पता लग गया। अब हमको याद रखना सर एल क्लियर क्या होता है। यहाँ पे एल इफेक्टिव एल क्लियर का रिलेशन क्या है। सर सिंपली सपोर्टेड बीम है ना अगर, तो एल इफेक्टिव जो है वो होता है एल क्लियर प्लस स्मॉल डी और एल क्लियर प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट। इन दोनों में से जो वैल्यू सर मिनिमम होगी ना उसको ले लेंगे हम। सर जो वैल्यू मिनिमम होगी ना इन दोनों में से, एल क्लियर प्लस डी और एल क्लियर प्लस डब्ल्यू में से जो वैल्यू मिनिमम होगी उसको हम एल इफेक्टिव मान के चलते हैं इन द केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। कंटिन्यूस का अलग होता है, कैंटिलीवर का अलग होता है। कंटिन्यूस का नहीं पूछा जाता बट कैंटिलीवर का मैं आपको बता देता हूँ। कैंटिलीवर का हम मार्कर चेंज करके देखते हैं। कैंटिलीवर के केस में, कैंटिलीवर के केस में कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है। सर एल इफेक्टिव एल क्लियर प्लस डी बाई टू कर दीजिए सर, और यहाँ पर सर एल क्लियर प्लस डब्ल्यू बाई टू कर दीजिए सर। बाकी सब वही है मिनिमम, इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू। एल इफेक्टिव एल क्लियर प्लस डी बाई टू और एल क्लियर प्लस डब्ल्यू बाई टू इन द केस ऑफ कैंटिलीवर, और सिंपली सपोर्टेड बीम में एल क्लियर प्लस डी और एल क्लियर प्लस डब्ल्यू में जो मिनिमम वैल्यू होगी। डी इफेक्टिव डेप्थ है और डब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ सपोर्ट। एल क्लियर एल इफेक्टिव में आपको रिलेशन बता दिया। ये होते क्या क्या ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू आने वाले पार्ट्स में इसी पार्ट में मैं आपको समझा दूंगा कि वो क्या होता है, ताकि आपको कन्फ्यूजन यहीं पे दूर हो जाए विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। बट ये तरीका आपको याद रखना है क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा ऑप्शन सी है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स। याद रखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, कैंटिलीवर में क्या होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 277, SSC JEE 2019 मॉर्निंग शिफ्ट। अकॉर्डिंग टू IS कोड व्हाट शुड बी द यूनिट वेट ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट। PCC की बात कर रहा है। IS कोड का नाम होता है, नंबर होता है 456 2000। दो चीज़ें पता लग गई। सर PCC में यूनिट वेट क्या होता है ये पूछा है। 24 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, 23 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, 21 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, 22 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। पहले में सर यूनिट वेट है, किलोमीटर पर मीटर क्यूब में होना चाहिए था, तो यूनिट गलत है। बट कोई बात नहीं, हम माफ़ कर देते हैं आज SSC को। ये बुक की गलती है फिर SSC की गलती है, हमें मतलब नहीं है उससे। तो याद रखना है PCC में होती है सर 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सर ये तो आपने बता दिया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बट एग्ज़ाम में PCC नहीं आया तो क्या आएगा बेटा, RCC पूछ लेगा। सर RCC जब PCC में सिर्फ कंक्रीट है, RCC में तो स्टील भी आ गया। जब स्टील आ गया तो सर यूनिट वेट बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा सर। कितना बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा। तो 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब लिख दीजिए सर। लिख दिया। तो PCC और RCC दोनों का हमें पता चल गया। यही बार पूछा जाता है और हमें यह पता होना चाहिए।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 278 एसएससी जेईई 2019। ये क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे स्टूडेंट्स का दिमाग स्ट्राइक कर गया, उनके लिए ये क्वेश्चन बेहद आसान है। मैंने उनको अंडर एनफोर्स्ड, ओवर एनफोर्स्ड, बैलेंस सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, इकोनॉमिकल सेक्शन सब कुछ इतने अच्छे से पढ़ा दिया है कि वो कोई भी क्वेश्चन उनको डिफिकल्ट नहीं लगता। क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर देखते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1, S2, S3 परटेन टू एन अंडर एनफोर्स्ड बीम ऑफ कॉन्क्रीट। सर अंडर एनफोर्स्ड बीम की बात कर रहा है। सर यूआरएस लिख दिया, ठीक है सर, यूआरएस हमने लिख दिया। अब अंडर एनफोर्स्ड है सर, माने कि स्टील कम है, तो पहले स्ट्रेस किस में आएगा सर? 1 लिख दो सर, 2 लिख दो, तो सर S लिख दो, C लिख दो, SC होता है सर, बिल्कुल याद है हमें। तो अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, पहले हमने अपना काम कर दिया, फिर स्टेटमेंट पढ़ते हैं। S1 क्या कहती है? दीज बीम्स आर डीपर व्हेन कंपेयर टू द बैलेंस बीम सेक्शन, ठीक है सर। S2 द फेलियर ऑफ द बीम टेक्स प्लेस ड्यू टू फेलियर ऑफ स्टील, दीज बीम्स अंडरगो लार्ज डिफ्लेक्शन एट फेलियर। अब पहले S3 को पढ़ो, आप S2 को पढ़ो। द फेलियर ऑफ द बीम टेक्स प्लेस ड्यू टू फेलियर ऑफ स्टील। जी सर, स्टील कम है, अंडर इन्फोर्स है, तो स्ट्रेस सबसे ज़्यादा पहले ऑप्टिमम लेवल पे स्टील में आएगा, तो स्टील फेल कर जाएगा। सर स्टील फेल कर जाएगा तो वही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया, S2 करेक्ट है सर। अब S3 पढ़ लेते हैं एक बार। दीज बीम्स अंडर को लार्ज डिफ्लेक्शन एट फेलियर। सर आपने बताया था ये जो स्टील है ना, ये होता है बहुत अच्छा बच्चा, टेंशन में फेल नहीं करता, टेंशन में फेल नहीं करता। क्यों नहीं करता? सर ये डक्टाइल होता है, सर ये डक्टाइल होता है, और जो डक्टाइल होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो सर स्ट्रेच हो जाता है, तो डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आएगी, तो सर क्या होगा? लार्ज डिफ्लेक्शन होगी, सडन फेलियर नहीं होगा। सर बिल्कुल सही बात है, हर चीज़ हमने लिंक कर रखी थी, तो हमें तो ये बात समझ आ गई कि S3 भी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। सर कंक्रीट हमारा टेंशन में वीक होता है क्योंकि वो हमारी तरह है, हमें बनना है स्टील की तरह, कंक्रीट की तरह ज़िंदगी और बने नहीं रहना, टेंशन में हो जाना स्ट्रॉन्ग, ताकि डक्टिलिटी जाए हमारी बढ़, और हम पेपर के लिए पूरी अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है सर, S2 और S3 दोनों करेक्ट हो गया। ऑप्शन देखते हैं सर, S1 S2, S2 S3, S1 S3 या S1 S2 S3। सर S2 और S3 करेक्ट हैं, तो सर ना A सही ना C सही। अब बचा सर B और D, तो देखना है दीज बीम्स आर डीपर व्हेन कंपेयर टू द बैलेंस बीम सेक्शन। यस, अगर अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन है, स्टील कम है, तो ये बीम्स हमारी जनरली डीपर रहती हैं, तो S1 भी हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन D यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, S1, S2 एंड S3। Question number 279, SSCJ 2019 morning shift. As per IS code, the minimum beam width required for RCC beam for 2 hours of fire exposure. 2 आवर का फायर एक्सपोजर है, IS कोड का डायरेक्ट क्वेश्चन है। आने वाले टाइम में मैं सीरीज लेकर आऊँगा पूरा IS कोड, RCC का और स्टील का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनसे बन सकते हैं वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। उसका 70 to 80% तो मैं इन क्वेश्चन के थ्रू ही कवर कर दूंगा, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में टू दी पॉइंट पूछ लिए जाते हैं, एक बार भी सुना होगा तो एग्जाम में आप उसको मार्क कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, 250 mm, 200, 150 या फिर 300 mm। तो याद रखना है ये 200 mm होता है हमारा मिनिमम बीम विड्थ, जो बी है, यानी कि मिनिमम बीम विड्थ वो 200 mm होती है फॉर एक्सपोजर ऑफ 2 आवर्स अकॉर्डिंग टू आवर IS कोड 456-2000। तो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। Question number 280, हमारा next question, RRB JEE CBT 2 2019 evening shift. A cantilever beam of size 230 into 400 mm has a clear span of 2.5 meter and is supported on a 400 into 400 mm column. The effective span of the cantilever is, सर कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर बीम है, सर B इंटू डी गिवन है, सर हम मान लेते हैं B इंटू डी हमें गिवन है, क्लियर स्पैन LC गिवन है, ठीक है सर LC गिवन है, हमसे पूछ लिया सर L इफेक्टिव, तो सर आपने बताया एल इफेक्टिव क्या होता है? L क्लियर प्लस D/2 और L क्लियर प्लस W/2। बट आप मेरी इस बात को कन्फ्यूजन से ना लिंक करें, जब सिंपली सपोर्टेड होता है तो L क्लियर प्लस D और L क्लियर प्लस W में से मिनिमम होता है, बट इन द केस ऑफ कैंटिलीवर ऐसा नहीं होता है। इन केस ऑफ कैंटिलीवर इन दोनों में से मिनिमम नहीं होता। ये जो पहला L क्लियर प्लस D/2 है, ये तब होता है जब फिक्स्ड एंड हो। क्या हो सर? फिक्स्ड एंड हो। मैं कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ, कुछ बच्चों को वहाँ से कन्फ्यूजन हो गया होगा। और ये केस कब होता है सर? जब कंटिन्यूस एज हो, जब कंटिन्यूस एज हो हमारा, तो L क्लियर प्लस W/2 होता है, और फिक्स्ड एंड होता है L क्लियर प्लस D/2 होता है। इन दोनों में से मिनिमम नहीं लेके चलते, जैसे हम सिंपली सपोर्टेड बीम में लेकर चल रहे थे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं सर।
डी पता है, एल क्लियर पता है, एल इफेक्टिव हमसे पूछ रहा है सर, लिख दीजिए एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल क्लियर प्लस डी बाय टू, क्योंकि बीम है कैंटिलीवर, फॉर्मूला हमें पता है, एल क्लियर उसने दे दिया है 2.5, स्मॉल डी हमें पता है सर 400 की 0.4 डिवाइड बाई 2, तो 0.2 यह आ जाएगा सर 2.7 मीटर, 2.7 मीटर यानी कि ऑप्शन ए। सर एक इंटेलिजेंट बच्चा उठा, सर हम 230 mm हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ बी और डी उसने मेंशन तो नहीं किया। तो बच्चे जब हम आरसीसी पढ़ते हैं तो बेसिक होता है कि बी क्या है, स्मॉल डी क्या है, कैपिटल डी क्या है, साइज हमें सब कुछ पता रहता है, ठीक है। तो ये जो पहले लिखते हैं वो बी होता है, बाद में लिखते हैं वो डी होता है। अगर 230 लेना चाहते हो तो लेके कोशिश करके देख लो, 230 को करोगे तो 0.23 डिवाइड बाई 2, जब आप करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। तो क्या वो ऑप्शन में गिवन है? बिल्कुल गिवन है। अगर आप 0.23 लेते हो, 0.23 का हाफ कितना होता है? 0.115। तो 2.5 में 115 ऐड करो 2.615, तो ऑप्शन सी भी दिया है यहाँ पे, ताकि आप कंफ्यूज हो सको, बट आपको पता होना चाहिए कि डी क्या है, तो आपका आंसर सही आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 281, यूपी आरवीएनएल जेई 2019। सारे रिसेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। एज पर आईएस कोड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर बीम शेल बी टेकन एज, आईएस कोड के अकॉर्डिंग इफेक्टिव लेंथ है किसकी? कैंटिलीवर बीम की। सर अभी पढ़ा है सर, एल इफेक्टिव जो होता है एल क्लियर प्लस डी बाई 2 होता है, बट फिर भी सर क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, तो क्या गिवन है? इट्स लेंथ टू द सेंटर ऑफ द सपोर्ट प्लस द इफेक्टिव डेप्थ, यानी कि एल क्लियर प्लस डी दे दिया, सिंपली सपोर्टेड की बात कर रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। इट्स लेंथ और टू द सेंटर ऑफ द सपोर्ट प्लस हाफ द इफेक्टिव डेप्थ, सर एल क्लियर प्लस डी बाई 2 की बात कर रहा है सर। और देख लेते हैं, लेंथ टू द फेस ऑफ सपोर्ट प्लस हाफ द इफेक्टिव डेप्थ, सर एल क्लियर प्लस सपोर्ट प्लस हाफ द इफेक्टिव डेप्थ, लेंथ टू द सेंटर, लेंथ टू द फेस ऑफ सपोर्ट बोल रहा है, एल क्लियर की बात नहीं कर रहा, तो कंफ्यूज नहीं होना, लेंथ टू द फेस ऑफ सपोर्ट बोला उसने यहाँ पे, एंड इट्स लेंथ टू द फेस ऑफ सपोर्ट प्लस द इफेक्टिव डेप्थ। तो ये दोनों तो गलत हो गए, फेस ऑफ सपोर्ट से बोल रहा है, बट यहाँ एल क्लियर प्लस डी और एल क्लियर प्लस डी बाय 2 है, तो ये तो सिंपली सपोर्टेड बीम का होता है सर, और ये होता है हमारा कैंटिलीवर का, एल क्लियर प्लस डी बाई 2, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए तो उनको टर्मिनोलॉजीज में एक लिख के रख दो, जैसे एल क्लियर प्लस डी, एल क्लियर प्लस डी बाई 2, ऐसे आप लिखोगे तो आपको इजीली चीज़ें लिंक करना आसान हो जाएगा, क्वेश्चन बेहद ईजी हो जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं पाएगा आपके लिए, अगर आप इसको टर्मिनोलॉजीज में लिख के प्रैक्टिस करने की आदत अपना बिल्डअप कर लेंगे, तो एग्ज़ाम में आपको इससे क्वेश्चन तंग करने ही नहीं वाले, बाकी कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 282, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 282 हमारा? एज पर आई एस कोड 456/2000 रिगार्डिंग स्लेंडरनेस लिमिट्स अ सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम, एक सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम है, shall be so proportioned that the clear distance between the lateral restraints does not exceed dash whichever is less, where d is the effective depth of the beam and b is the breadth of the compression phase midway between the lateral restraints। ठीक है सर, क्या करेंगे? लेटरल स्टेबिलिटी की बात कर रहा है सर, बीम की बात कर रहा है सर, दो चीज़ें हैं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम और कंटिन्यूस बीम, ये दोनों हैं भाई, ये दोनों हैं अच्छे बच्चे। तो सर बुरा बच्चा भी होगा कोई? बिल्कुल है, बुरा बच्चा सर हमारा कैंटिलीवर को मान के चलते हैं हम, क्योंकि इसमें सर बहुत सारा बेंडिंग मूवमेंट आता है, ये अच्छा बच्चा नहीं है सर, कैंटिलीवर अच्छा बच्चा नहीं है, सिंपली सपोर्टेड बीम और कॉन्टिन्यूस बीम अच्छे बच्चे हैं, इसलिए दोनों साथ में रहते हैं, और कैंटिलीवर अलग से अपना घर लेकर रहता है। ये आपको याद करने के लिए मैं ऐसी फ़नी चीज़ें बोलता रहूँगा, तो उनको सीरियसली ना लें। अब सिंपली सपोर्टेड बीम और कॉन्टिन्यूस बीम है, तो सर क्या करें? सिंपली सपोर्टेड बीम जो है उसमें क्या होगी सर वैल्यू हमारी? हम याद रखेंगे एल मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 60 बी, ठीक है सर, और सर 250 बी स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल डी, ठीक है सर। इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू जो होगी वो लेटरल स्टेबिलिटी हम चेक करेंगे उसके थ्रू। ये सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम के लिए है, ये बीम के लिए याद रखना। अब कैंटिलीवर की बात करते हैं, तो सर बता दीजिए कैंटिलीवर में क्या करेंगे? कुछ नहीं, एल जो है मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 25 बी एंड मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन, स्मॉल बी लिखो या कैपिटल बी लिखो, बात एक ही है,
तो 100b² डिवाइड बाय स्मॉल डी। ठीक है सर, याद कैसे करेंगे सर? याद बताओ कैसे करेंगे? आपने बता दिया वो इम्पोर्टेंट है, समझ आ गया वो इम्पोर्टेंट है, बट याद भी तो करना है। एग्जाम में भूल गया तो, कैंटिलीवर सिंपली सपोर्ट में लिख दिया तो गलती हो गई, मार्क्स कट गए, तो मैं क्या करूँगा? तो इसका सोल्यूशन भी हमारे पास है। सर मैथ हमें आता है, लिंक तो हम कर लेने वाले हैं। तो कैंटिलीवर की बात जब करें सर, 25 और 100 है, मतलब सर 4 से, ये तो याद है ना कि मिनिमम है दोनों में से, ये तो याद रहेगा। सर 25 है और 100 है, तो सर मतलब 4 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई है 25। जो है हमारा 25 b से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 100b² बाय स्मॉल डी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों में से मिनिमम वैल्यू हम लेंगे। सर कैंटिलीवर की बात कर रहे हैं, कैंटिलीवर बदमाश है तो इसको पैसे प्रॉपर्टी में हिस्सा कम मिलेगा, इसलिए सर इसको वैल्यू 25 और 100 दे दी है हमने, इसको प्रॉपर्टी कम दे दी है। बट सिंपली सपोर्टेड बीम और कॉन्टिन्यूस पापा के अच्छे बच्चे हैं, बहुत मेहनती हैं, हर बात को मानते हैं, तो सर उनको हिस्सा ज़्यादा मिलेगा 60b और 250b² बाय डी। रिलेशन यहाँ भी 60 × 4 वाला ही है, अप्रॉक्सीमेटली 240 वाला, तो ये 250 के अप्रॉक्स आप लिख सकते हैं इसको। इसको लिंक करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। कैंटिलीवर गंदा बच्चा था, 25b दिया और 100b² बाय डी उसके हिस्से आया, और सिंपली सपोर्टेड बीम और कॉन्टिन्यूस बीम अच्छे बच्चे थे तो उनको मिला 60b और 250b² बाय डी। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था सिंपली सपोर्टेड बीम और कॉन्टिन्यूस बीम के लिए, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सर, 250b² बाय स्मॉल डी और 60b। बिल्कुल सर, सारा कॉन्सेप्ट हमारे को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, कोई कन्फ्यूजन अब बाकी नहीं है। सिंपली सपोर्टेड बीम हो, कॉन्टिन्यूस हो, कैंटिलीवर हो, सारे रिलेशन अब हमने लिंक कर लिए हैं। कैंटिलीवर गंदा बच्चा है तो कम पैसे मिलेंगे, कम प्रॉपर्टी मिलेगी। सिंपली सपोर्टेड बीम और कॉन्टिन्यूस अच्छे बच्चे हैं तो उनको प्रॉपर्टी ज़्यादा मिलेगी। दोनों को प्रॉपर्टी 4 टाइम्स हो जाएगी, 25b 100b² बाय डी, इधर 60b एंड 250b² बाय डी। दोनों में से मिनिमम वैल्यू को हम लेके चलते हैं, ये हमें याद रखना है। Question number 283, Haryana SSC JEE 2018. A simply supported or continuous beam shall be proportioned that the clear distance between the restraints does not exceed. अभी ये क्वेश्चन हमने पढ़ा, सिंपली सपोर्टेड कॉन्टिन्यूस बीम है, लेटरल स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, जब रिस्ट्रेंट्स की बात कर रहा है, तो सर अभी तो आपने बताया 60b और 250b² डिवाइड बाय स्मॉल डी, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम और कॉन्टिन्यूस बीम की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे बच्चे थे इनको पैसे ज़्यादा मिले हैं, प्रॉपर्टी ज़्यादा मिली है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैंटिलीवर होता सर 25b लिख दीजिए, 100b² बाय डी लिख दीजिए, दोनों में से मिनिमम हम मान लेंगे। ये हमारे सर कैंटिलीवर की बात कर रहे हैं आप। और क्या याद करेंगे सर इसमें? सब कुछ तो आपने याद करा दिया, कोई क्वेश्चन अब आए तो हमें तो डिफिकल्ट नहीं लगने वाला। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 284 पूछा गया तेलंगाना ए 2015 में, फॉर अ सिंगली इन्फोर्स्ड ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन। सिंगली इन्फोर्स्ड है और ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन है। सर ओवर इन्फोर्स्ड है तो ORS लिख दीजिए, सर 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, सर C लिख दीजिए, S लिख दीजिए। ओवर इन्फोर्स्ड है, अंडर इन्फोर्स्ड होता तो सर 1 लिखते, 2 लिखते, SC लिख देते। ठीक है सर, हमें चीज़ें याद है। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता था? लीवर आर्म विल बी लेस देन फॉर अ बैलेंस सेक्शन, maximum stress developed in concrete would be equal to the allowable stress, and the maximum stress developed in steel would be equal to the allowable stress. तो for this statement करेक्ट वन पूछा है, पहले देखिए सर करेक्ट वन पूछ रहा है। आप थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो पहले या सेकंड पढ़ो। द मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप्ड इन कंक्रीट वुड बी इक्वल टू द अलाउबल स्ट्रेस। सर ओवर एनफोर्स्ड है, स्टील ज़्यादा है, तो पहले अलाउबल स्ट्रेस तक कौन पहुंचेगा? सर कंक्रीट पहुंचेगा। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो डेवलप हुआ कंक्रीट में वो इक्वल टू अलाउबल स्ट्रेस हो जाएगा। सर स्टेटमेंट सही लग रहा है मुझे, सेकंड स्टेटमेंट सही है सर। थर्ड स्टेटमेंट देखें तो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप्ड इन स्टील वुड बी इक्वल टू द अलाउबल स्ट्रेस। सर जब कंक्रीट में मैक्सिमम पहुंच चुका तो स्टील में कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा सर, तो स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन गिवन था तो स्टील में मैक्सिमम स्ट्रेस तक नहीं पहुंचेगा। सर थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया सर, 1 2 3 गलत हो गया, 2 3 गलत हो गया और 1 and 3 गलत हो गया। यही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की खासियत है कि अगर एक भी स्टेटमेंट को आप इनकरेक्ट प्रूव कर देते हो तो आपका आंसर आ जाता। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1 and 2। टेक्निकल हमने चीज़ों को यूज़ किया और हमने आंसर को इजीली सॉल्व कर लिया। स्टेटमेंट 1 भी देख लेते हैं, द लीवर आर्म विल बी लेस देन फॉर अ बैलेंस सेक्शन। सही बात है, जिसकी लीवर आर्म होगी वो कम होगी हमारे बैलेंस सेक्शन से। 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 285 जो कि एक न्यूमेरिकल है।
LMRC असिस्टेंट मैनेजर 2018 में पूछा गया है। कैलकुलेट द मैक्सिमम फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। सर मैक्सिमम फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहा है, या MF बोल लो या अल्टीमेट बोल लो आप इसको। ऑफ रेक्टेंगुलर बीम है सर, बीम रेक्टेंगुलर है। फॉर इफेक्टिव स्पैन सर एल इफेक्टिव 6 मीटर है। सुपर इम्पोज लोड 84 किलो न्यूटन पर मीटर है। बीम की डायमेंशन लिमिटेड टू 35.5 सेंटीमीटर इंटू 75 सेंटीमीटर। ओवरऑल डेप्थ, ठीक है, ओवरऑल डेप्थ कितनी है 75 सेंटीमीटर, यानी कि ओवरऑल कैपिटल डी। यूज M20 एंड Fe 415 ग्रेड। डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सारी चीज़ें उसने दे दी है। आंसर मार्क कर लीजिए एक बार, 612 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हम चलते हैं बोर्ड की तरफ, जहाँ पर मैं आपको इस न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ये कैसे सॉल्व किया जाता है। बताइए सर कैसे सॉल्व हम करने वाले हैं इसको। बेसिक सी चीज़ है सर, मूवमेंट निकालना है तो लोड पता होना चाहिए, लेंथ पता होनी चाहिए, और कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। तो अब सिंपली सपोर्टेड बीम है सर, फॉर्मूला रहता है इसका WL²/8। अब देखते हैं करते कैसे हैं। पहली बात W निकालना पड़ेगा सर, लोड कितना है। सर सुपर इम्पोज लोड तो उसने हमें दे दिया कि सर 84 किलो न्यूटन पर मीटर है सर। सुपर इम्पोज लोड जो है वो हमारा 84 किलो न्यूटन पर मीटर है। बट सिर्फ सुपर इम्पोज लोड से काम चल जाएगा? नहीं, बीम की अपनी डेप्थ है, अपनी विड्थ है, तो सर उसका खुद का भी तो लोड होगा ना। बिल्कुल होगा, बहुत अच्छा दिमाग लगाया आपने। डेड लोड निकाल लें सर, बिल्कुल निकाल लेते हैं। डेड लोड निकालते कैसे हैं, जो उसका ओवरऑल डायमेंशंस है B इंटू कैपिटल D इंटू 1 इंटू जो उसका हमारा जो डेंसिटी गिवन है कंक्रीट की, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सर 35.5 सेंटीमीटर इंटू 75 सेंटीमीटर गिवन था, तो मीटर में कर लेंगे सर 0.350, तो 355 मल्टीप्लाई सर 0.75 इंटू 1 इंटू 25। ठीक है सर, कर दिया। वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, कैलकुलेटर अपने पास है, हमने सॉल्व कर लिया 6.65 किलो न्यूटन पर मीटर। बट एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तो आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो वैल्यू हमारी आ गई। W टोटल हम निकाल सकते हैं यहाँ से सर, दोनों को ऐड कर दीजिए। 84 प्लस 6.65, तो ये सर हो गया 90.65 किलो न्यूटन पर मीटर। सर W मिल गया। अब तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, लिमिट स्टेट मेथड है, गलती नहीं करेंगे। तो सर W अल्टीमेट निकाल दीजिए। किससे मल्टीप्लाई करें सर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 हम जो लेकर चलते हैं पार्शियल, उससे मल्टीप्लाई करेंगे सर। लो बेटा कर देते हैं सर, कर दिया। वैल्यू आ जाएगी सर 135.975 किलो न्यूटन पर मीटर। सर W अल्टीमेट आ गया। इसको सर एक बॉक्स में कर देते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं तो हमारी वैल्यू, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। ये हमारा क्या है, W अल्टीमेट। सर W अल्टीमेट मिल गया तो मोमेंट अल्टीमेट निकाल सकते हैं, बिल्कुल। सर सिंपली सपोर्टेड बीम है, मोमेंट अल्टीमेट का फॉर्मूला होता है WU इंटू L² डिवाइड बाई 8। W अल्टीमेट इंटू L²/8 कर दीजिए सर। 135.975 L क्या था सर, 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8। अब सर ये तो यूनिट हमारे W को पता ही है, हमारे को LB मीटर में है और वो किलोमीटर पर मीटर में है, तो कोई दिक्कत है नहीं। सर आंसर जो आ जाएगा हमारा 612 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो A गिवन था मेरे हिसाब से 612 किलो न्यूटन मीटर, वही हमारा आंसर है। बेसिक सी चीज़ है, तरीका पता होना चाहिए। डेड लोड कैसे निकालते हैं, टोटल लोड आने के बाद उसको फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1.5 से, फिर उस लोड को यूज़ करके फॉर्मूला होता है WL²/8 मूवमेंट निकालने का सिंपली सपोर्टेड बीम में। उसमें पुट के सर सॉल्व किया, आंसर आ गया। पर सारे स्टेप्स पता होते तभी क्वेश्चन आसान लगता है, वरना क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 286, UPPCL JEE 2013। द मोस्ट इकोनॉमिकल डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम इज डन बाय। मोस्ट इकोनॉमिकल डिजाइन कर रहे हैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का, तो किससे किया जाएगा सर। ऑप्शन देख लेते हैं, क्रिटिकल स्ट्रेस थ्योरी, वर्किंग स्ट्रेस थ्योरी, अल्टीमेट स्ट्रेस थ्योरी या फिर लिमिट स्टेट थ्योरी। सर जो हमारा कोड है उसमें सर वर्किंग स्ट्रेस थ्योरी और लिमिट स्टेट थ्योरी की हम बात करते हैं। वर्किंग स्ट्रेस एक्चुअल होता है, लिमिट स्टेट में थोड़ा हम ज़्यादा फैक्टर ऑफ 50 लेके चलते हैं। बट याद रखना सर, कहीं भी हम पढ़ते हैं तो मोस्ट इन द केस हम लिमिट स्टेट की ही बात करते हैं। तो लिमिट स्टेट थ्योरी ही हमारी मोस्ट इकोनॉमिकल थ्योरी होती है, इसलिए बहुत सारे मेथड में हम लिमिट स्टेट ही यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 287,
मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट एन आरसीसी बीम कैन हैव इज। तो मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट पूछ रहा है, तो क्या होती थी 6% बी डी, 4% बी डी, 2% बी डी या 0.2% बी इंटू कैपिटल डी। सर बी विड्थ तो बीम में, स्मॉल डी डेप्थ तो बीम में, कैपिटल डी, स्मॉल डी जो होता है इफेक्टिव डेप्थ होती है, कैपिटल डी ओवरऑल डेप्थ होती है। सर आपने बताया था 4% ऑफ बी डी होता है या फिर 0.04 बी डी होता है, ये होती है मैक्सिमम। मिनिमम क्या होती है सर? मिनिमम आपने बताया था 0.85 बी इंटू स्मॉल डी डिवाइड बाई एफ वाई, ये हमारी मिनिमम टेंशन एनफोर्समेंट होती है। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 288 SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। तो सर आप तो इसको इजी बना ही देंगे, तो समझा दीजिए सर अपने तरीके से। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट इज 50 kg per centimeter square, टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील इज 1400 kg per centimeter square एंड मॉड्यूलर रेशियो इज 18, द डेप्थ ऑफ द बीम इज। सर सिग्मा CBC यानी कि सी की वैल्यू 50 kg per centimeter square उसने हमें दे दी है। सर टी की वैल्यू उसने हमें बता दी है, 1400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। मॉड्यूलर रेशो 18 है। सर डेप्थ निकालने को बोल रहा है, तो सर क्या करते हैं? सर पहले के निकाल लेंगे MC डिवाइड बाई टी प्लस MC से, फिर लीवर आर्म जे निकाल लेंगे सर, फिर क्यू निकाल लेंगे हाफ CJ के करके, फिर बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है QB_D², तो उससे हम स्मॉल डी निकाल लेंगे। आइए देखते हैं, बोर्ड की तरफ चलते हैं और कैसे सॉल्व करना है ये आप देखेंगे और आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन आपको भी करना आता है। मीनवाइल आपको आंसर याद रखना है, इट इज़ D = √0.11765 इंटू बेंडिंग मोमेंट डिवाइड बाय वेट, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। चलते हैं बोर्ड की तरफ। ठीक है सर, के निकालने का तरीका आपने सिखाया था सर, MC डिवाइड बाय T प्लस MC। सर M 18 है, C 50 है, T हमारा 1400 है, प्लस 18 इंटू 50 कर दीजिए सर। वैल्यू जो आपकी आ जाएगी सर यहाँ पे 0.39 आ जानी चाहिए। के की वैल्यू 0.39 आ गई सर हमारी। अब जे सर लीवर आर्म निकाल लेते हैं। जे जो होता है हमें पता है 1 - K डिवाइड बाई 3 होता है सर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो सर 1 - 0.39 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू आई सर 0.87। सर जे मिल गया, के मिल गया, हम क्यू निकाल सकते हैं सर, क्यू निकाल देते हैं, हाफ CJ के। सर C कितना है? 50 है सर, जे सर 0.87 है, के 0.39 है। सर क्यू की वैल्यू मिल गई कितनी? 8.48। क्यू की वैल्यू मिल गई सर हमको 8.48। ये क्यू मिल गया हमें K J और C को यूज़ करके, क्यू आ गया सर। अब हमें पता सर मूवमेंट का फॉर्मूला होता है हमारा QB_D²। सर पता है, हमसे पूछी गई इफेक्टिव डेप्थ, तो सर QB यहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में, बिल्कुल चला जाएगा सर। और स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगा सकते हैं, बिल्कुल सर लगा सकते हैं। सर M डिवाइड बाई QB हो गया सर। क्वेश्चन में हमें गिवन था ना 0.11765 इंटू बेंडिंग मोमेंट डिवाइड बाय विड्थ, तो बेंडिंग मोमेंट और विड्थ को एज इट इज़ रहने दो, हम ना सर 1/Q की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सर यहाँ जब आप वैल्यू पुट करते हो सर, √M डिवाइड बाय, यहाँ 1 लिख दो, 8.48 इंटू विड्थ। जब इसको आप सर सॉल्व करते हैं 0.11792 आ जाता है हमारा आंसर। कितना? 0.11792 अंडर रूट में होगा, ठीक है, मोमेंट डिवाइड बाय स्मॉल b। थोड़ा जगह कम थी इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। के की वैल्यू मैंने निकाली, जे की निकाल ली, क्यू हाफ CJ के होता है, क्यू निकाल लिया तो मोमेंट QB_D² होता है। वर्किंग स्ट्रेस में सब कुछ मैं आपको प्रॉपर्ली समझा चुका हूँ, बस यहाँ पे डी निकालना था, रूट कर दिया, तो वैल्यू सारी गिवन है, रिलेशन उसने हमें निकालने को बोला था, वो हमने निकाल दिया, जो हमारा आंसर ऑप्शन ए आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वही टर्मिनोलॉजी से जो आपने पहले सीखी हैं उसको बस यहाँ पे हमने यूज़ किया। क्वेश्चन नंबर 289 न्यूमेरिकल है, SSC JEE 2018 NBCC JEE 2018 दोनों एग्जाम्स में पूछा गया। अ सिंगली रेनफोर्स्ड concrete beam of 25 centimeter width and 70 centimeter effective depth is provided with 18.75 centimeter steel
इफ द मॉड्यूलर रेशियो इज 15 द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। सर एक्स ए की वैल्यू निकालने को बोल रहा है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज़ करेंगे इसमें हम। सर यूज़ कर देते हैं, क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है तो सर फॉर्मूला हमने याद किया था। सर कोई भी फॉर्मूला डिफ़िकल्ट जितना मर्जी हो आप उसको इजी बना देते हैं तो इजी बना दीजिए। एक बार आप हमें बोल दें कि ये फॉर्मूला इजी आप बना देंगे तो लो आपके लिए फॉर्मूला इजी कर देते हैं। सर आप कैसे याद करते हैं उसी तरीके से सिखाइएगा। तो यही मेरा तरीका है याद रखने का। इसको मैं बोलता हूँ बक्सा स्क्वायर इज इक्वल टू मस्त डी माइनस एक्स ए। बक्सा स्क्वायर इज इक्वल टू मस्त डी माइनस एक्स ए। इतना सा तरीका है, दिमाग में फिट हो जाती है चीज़ें। बक्सा स्क्वायर इज इक्वल टू मस्त रहेंगे डी माइनस एक्स ए से मल्टीप्लाई करने के बाद। सर बी की वैल्यू कितनी गिवन है? सर 25 सेंटीमीटर गिवन है। सर एक्स से हमें निकालना है, स्मॉल डी की वैल्यू उसने हमें दे दी है 70 सेंटीमीटर। मॉड्यूलर रेशियो 15 है। ए एस टी सर 18.75 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सर चारों वैल्यूज हमें गिवन है, यहाँ पुट कर देते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उससे एक्स ए की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हमारी 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ सॉल्व करने का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी एक्स इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। बस फॉर्मूला याद रखना, बक्सा स्क्वायर इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स ए। अब एक इंटेलिजेंट बच्चे उठा, महान बच्चा उठा, सर इसमें हम लिमिट स्टेट मेथड भी तो लगा सकते थे। बिल्कुल लगा सकते थे, अगर आप ऐसा करते तो आप पूरे क्वेश्चन एग्ज़ाम में एक यही क्वेश्चन करते रहते। क्यों? एक एवरेज स्टूडेंट जानता था सर मॉड्यूलर रेशियो गिवन है, जब मॉड्यूलर रेशियो की बात करता है तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड ही अप्लाई होता है। तो उसने इस क्वेश्चन को विद इन 10 to 30 सेकेंड सॉल्व कर लिया होगा। रूट सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप मान लो 1 मिनट में कर लिया होगा, बट उसका आंसर करेक्ट आएगा, ये बात याद रखना आप हमेशा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 290। पूछा गया हमारा NBCC JEE 2015 में, इफेक्टिव स्पैन ऑफ अ फ्रीली सपोर्टेड बीम हो या फिर स्लैब हो। एल इफेक्टिव पूछ लिया, फ्रीली सपोर्टेड बीम हो या फिर स्लैब हो। सर ऑप्शन देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एंड सपोर्ट्स, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट प्लस ट्वाइस द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, या फिर लीस्ट ऑफ ए एंड बी। सर इतनी देर से आप कह रहे हैं एल इफेक्टिव समझा देंगे, एल क्लियर समझा देंगे, पर आपने नहीं समझाया। अब आप हमें समझा दीजिए क्योंकि क्वेश्चन ये आ चुका है और हमारे को कन्फ्यूजन हो रहा है। और आप कहीं और मैं ना मानूँ, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो देखते हैं कैसा डायग्राम होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक सपोर्ट है, ऐसा एक सपोर्ट यहाँ है। इस सपोर्ट के सेंटर से इस सपोर्ट के सेंटर में एक बीम आ गया। तो सर इसका डेप्थ क्या हो जाएगा? इसका जो डेप्थ है ये स्मॉल डी हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा सर? स्मॉल डी हो जाएगा। ये हो गया हमारा स्मॉल डी। स्मॉल डी हो गया। सर सपोर्ट इसकी अपनी एक विड्थ होगी, बिल्कुल है, W1 है। ऐसे ही सपोर्ट इसकी एक विड्थ होगी, ये हो गया W2 हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट जो है ये L क्लियर है हमारा। ये क्या है? L क्लियर। जब हम सपोर्ट के सेंटर से, अभी हमने सपोर्ट के एंड से लिया है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, सपोर्ट के सेंटर से जब आप लोगे तो ये L इफेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L इफेक्टिव। सपोर्ट के एंड से चल रहे हैं तो L क्लियर है, जब सपोर्ट के मिड से दोनों डिस्टेंस लेंगे तो वो L इफेक्टिव हो जाएगा। तो सर L इफेक्टिव क्या है आप देख लेते हैं। सर ये L इफेक्टिव है ना, ये L क्लियर प्लस W1 डिवाइड बाई 2 प्लस W2 डिवाइड बाई 2, और दोनों सपोर्ट की विड्थ सेम ही है यानी कि W है। तो L क्लियर प्लस W/2 प्लस W/2, तो ये हो जाएगी सर L क्लियर प्लस W लिख दीजिए सर यहाँ पे। L इफेक्टिव जो है हमारा वो L क्लियर प्लस W हो जाएगा। ठीक है सर, और क्या हो सकता है? सर L इफेक्टिव L क्लियर प्लस स्मॉल डी भी होता था, आपने ये भी मुझे बताया था। सर L इफेक्टिव L क्लियर प्लस स्मॉल डी होता था, और L इफेक्टिव L क्लियर प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट होता था। इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू होती थी। सर आपने हमें समझाया था सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करते थे। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, A, B, C एंड D। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एंड सपोर्ट्स, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एंड सपोर्ट्स, क्या इसको L इफेक्टिव कहते हैं? सर नहीं, इसको तो नहीं कहते हैं। क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट प्लस द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, यानी कि L क्लियर प्लस D। ये किसकी बात कर रहा है? सपोर्ट प्लस द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। सर ये L क्लियर प्लस D की बात कर रहा है। इस केस में L क्लियर प्लस सर स्मॉल d की बात कर रहा है। L क्लियर प्लस स्मॉल d की ये बात कर रहा है। और फर्स्ट वाले केस में किसकी बात कर रहा था? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एंड
सपोर्ट्स, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एंड सपोर्ट्स। सर यहाँ पे एल क्लियर प्लस डब्ल्यू की बात कर रहा था। स्टूडेंट्स ने मुझे टोका नहीं, मैंने जानबूझ के उसको गलत मार्क किया ताकि स्टूडेंट मुझे टोके, पर किसी ने दिमाग में सोचा भी होगा तो सही होगा, उसको दिमाग चल रहा है कि उसने सही चीज़ सोची। एल क्लियर प्लस डब्ल्यू की बात कर रहा है, यहाँ एल क्लियर प्लस डी की बात कर रहा है। ऑप्शन सी, क्लियर डिस्टेंस सपोर्ट प्लस ट्वाइस द इफेक्टिव डेप्थ। गलत है, ट्वाइस की बात नहीं करते, तो ये हो जाएगा लीस्ट ऑफ ए एंड बी। सर आपने बताया था दो तरीके हैं, एल क्लियर प्लस डब्ल्यू और एल क्लियर प्लस डी, इन दोनों में जो मिनिमम होता है वो हमारा एल इफेक्टिव होता है। वही चीज़ सर थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिखी है, उसको हमने लिंक कर लिया, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि एल क्लियर क्या होता है, एल इफेक्टिव क्या होता है, एल इफेक्टिव एल क्लियर का रिलेशन क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या रिलेशन हम यूज़ करते हैं, और कॉन्टिन्यूस में भी सेम है, और कैंटिलीवर मैंने आपको बता दिया था प्लस d/2 हो जाता है और प्लस w/2 हो जाता है। अगर फिक्स्ड एंड है तो d/2 और अगर कंटिन्यूस एज है तो w/2। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 291 SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। द मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट ऑफ द सेम साइज शुड नॉट बी लेस देन। मिनिमम स्पेसिंग की बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट है और सेम साइज़ की है, दो बार्स हैं पैरेलल, तो ये सेम साइज़ की हैं, तो इसके बीच में स्पेसिंग होगी वो कितनी होगी, ये पूछ रहा है हमसे। सर सेम साइज़ में क्या होता है, जो सेम साइज़ नहीं होता उसमें क्या होता है, और तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीनों आप हमें बता दीजिए। पहले सेम अगर है सर, अगर सेम है तो क्या कंडीशन यूज़ करेंगे, तो सेम होता है तो सर 1 डायमीटर हो जाता है, यानी कि आप 5 लिख दीजिए। तो सेम होगा तो 1 डायमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा सर, डिस्टेंस 1 डायमीटर का हो जाएगा। और सर अगर सेम नहीं है, नॉट सेम या अनइक्वल है, इक्वल अनइक्वल की बात हो रही है सर, नॉट सेम में क्या कर देंगे सर, नॉट सेम में जो बड़ा डाया होगा ना उसको ले लेंगे सर, 5 मैक्स लिख देता हूँ, दोनों बार्स में से इसका डायमीटर ज़्यादा होगा, वही हमारी स्पेसिंग मिनिमम बन जाएगा। ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। सर तीसरी कंडीशन बता दीजिए, तीसरी कंडीशन क्या होती है। तीसरी कंडीशन ये होती है, जो हमारा कोर सेग्रीगेट होता है, जो कोर सेग्रीगेट हम यूज़ कर रहे हैं उसका जो साइज़ है वो 5 mm से ज़्यादा होना चाहिए। बोलते हैं ना, मोटे मिलावे के नामन माप से 5 mm अधिक। जो कोर सेग्रीगेट है उससे 5 mm ज़्यादा। जो हमारा कोर सेग्रीगेट का साइज़ है, कोर सेग्रीगेट के साइज़ से 5 mm ज़्यादा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमको याद रखनी है। ये तीनों जो टर्म है इसी में से हम मैक्सिमम लेके चलते हैं। ये जो सेम, नॉट सेम या फिर कोर सेग्रीगेट प्लस 5 mm है, इन कंडीशन में से जो मैक्सिमम होगी उसी से मिनिमम स्पेसिंग कम नहीं होनी चाहिए। सेम में डाया होता है, नॉट सेम में जो बाहर का डाया ज़्यादा होगा वो कंडीशन हम लेके चलते हैं, और थर्ड वाले में कोर सेग्रीगेट का जो साइज़ है हमारा उससे प्लस 5 mm कर दो, और तीनों वैल्यू में से जो मैक्सिमम होगी उसको हम कंसिडर करते हैं एज द मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 1 डायमीटर, 2.5 डायमीटर, 3 डायमीटर या फिर 3.5 डायमीटर। सर ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि सेम साइज़ है तो 1 डायमीटर आंसर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 293 SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। इन अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम द इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम इट्स कंप्रेशन एज टू। जो हमसे पूछ रहा है क्या इफेक्टिव डेप्थ की बात कर रहा है। एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, बस घुमा फिरा के लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। सर ये हमारी बीम है, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, तो सर क्या करते हैं हम आपको बता देते हैं, हम ही बता देते हैं आपको, सर ये विड्थ होती है हमारी। ठीक है सर, ये जो है ना बिल्कुल एंड तक जब जाता है ना, कंप्रेशन एज होता है ऊपर वाला, नीचे वाला होता है टेंशन एज, तो ये जब पूरा जा रहा है वैल्यू कंप्रेशन एज से टेंशन एज तक, तो ये सर हमारी कैपिटल डेप्थ यानी कि ओवरऑल डेप्थ हो जाती है, कैपिटल डी हो जाता है। सर यहाँ पे हमसे इफेक्टिव डेप्थ पूछा है, कैपिटल डेप्थ नहीं, तो सर कैसे होता है, यहाँ पर हमारी टेंशन इन्फोर्समेंट होती है सर, बिल्कुल होती है। ठीक है सर, ये नीचे इफेक्टिव कवर होता है सर। आप मान लो सर ये डी डैश है, जब इफेक्टिव कवर यहाँ पर है तो ये स्मॉल डी क्या हो जाएगा सर, कैपिटल डी माइनस डी डैश कर दीजिए सर, ये हो जाएगा हमारा स्मॉल डी, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ। जब ओवरऑल डेप्थ में से हमारा कवर माइनस हो जाएगा इफेक्टिव, तो इफेक्टिव डेप्थ निकल आएगी। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कंप्रेशन एज से चल रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे सर, टेंसाइल एज तक जाएंगे, टेंसाइल इन्फोर्समेंट तक जाएंगे, न्यूट्रल एक्सिस तक जाएंगे, या फिर लॉन्गिट्यूडनल
सेंट्रल एक्सिस तक जाएंगे, न्यूट्रल एक्सिस तक तो नहीं जा सकते, तो सेंट्रल एक्सिस पे भी नहीं जाएंगे। कन्फ्यूजन होगा टेंसाइल एज और टेंसाइल रेनफोर्समेंट में। बट पूछा उसने यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ है, ना कि ओवरऑल डेप्थ। तो सर इफेक्टिव डेप्थ पूछा तो कहाँ तक जाएंगे सर, हम टेंसाइल रेनफोर्समेंट तक जा रहे हैं सर। अभी आपने समझाया हमको, ये जो वैल्यू है ना, यही तो है स्मॉल डी सर, जो यहाँ तक जा रही है यही तो स्मॉल डी है सर। बिल्कुल समझ आ गया, यही टेंसाइल रेनफोर्समेंट तक डिस्टेंस जो है हमारा कंप्रेशन एज से लेकर, उसी को इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है, हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक बटन को हिट करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लें, और बेल आइकन तो आप प्रेस कर ही लेंगे। Question number 294, NBCCJ 2018 morning shift. The slenderness ratio of a beam of square cross section of 20 cm side and 500 cm long is. स्लेंडरनेस रेशियो की बात कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन जनरली सॉम में पूछे जाते हैं, बट आरसीसी का भी पार्ट है कॉलम या बीम, स्लेंडरनेस रेशियो भी इसी का पार्ट है। जब हम कॉलम पढ़ते हैं उसमें हम स्लेंडरनेस रेशियो का रोल पढ़ते हैं कि शॉर्ट कॉलम होगा, लॉन्ग कॉलम होगा या पेडेस्टल होगा, वहाँ मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ देखना क्या है कि जो बी गिवन है 20 सेंटीमीटर है, बी है वही डी के बराबर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है सर। बिल्कुल स्क्वायर की दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, ये हमें पता है। तो सर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, बी और डी इक्वल हो जाएंगे। सर एल 500 सेंटीमीटर गिवन है जो लेंथ है सर। अब हमें पता है सर आर मिनिमम का फॉर्मूला होता है, आर निकालना है हमें। तो सर आई डिवाइड बाई ए कर दीजिए। इन शॉर्ट अगर ए को आप उधर ले जाते हो रूट हटा के, तो आई इजकल टू ए आर स्क्वायर होता है। तो आर मिनिमम का फॉर्मूला रूट आई बाई ए बन जाता है सर। एक तरीका ये है। ये सर आर मिनिमम निकाल लिया। अब सर आर मिनिमम निकालूँ कैसे, आई तो मुझे पता ही नहीं, तो आई निकाल लो ना सर। आई क्या होता है, बी डी क्यूब डिवाइड बाई 12। डी का क्यूब जब करते हो, बी डी क्यूब बाई 12, रेक्टेंगुलर बीम है ना, स्क्वायर बीम है तो भी बी डी क्यूब बाई 12। तो बी और डी तो इक्वल हो गए, तो 20 की पावर 4 डिवाइड बाई 12 कर दो। तो सर ये वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए सर, ये वैल्यू आ जाएगी 1, 5 बार 3.33। ये सर वैल्यू आ गई आई की, और आर मिनिमम मैंने निकाल लिया आई को यूज़ करके। सर ये मेरा आ गया 5.77। सर आई का यूज़ करके आर मिनिमम मैंने निकाल लिया। बट सर क्वेश्चन का आंसर तो अभी भी नहीं आया, मेरे क्वेश्चन का जवाब तो नहीं मिला, तो जवाब अब मिलने वाला है। तो सर स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा होती है, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है सर, एल नॉट, जो हमारा 5 सेंटीमीटर गिवन था, उसको डिवाइड कर देंगे हम आर मिनिमम से। किससे, आर मिनिमम से कर देते हैं सर। तो सर जब एल नॉट को आप आर मिनिमम से डिवाइड करेंगे, यानी कि 500 को आप जब डिवाइड करते हैं 5.77 से, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आपको क्या मिलेगी सर, 86.66 मिल जाएगी। ऑप्शन बी। दोबारा देख लेते हैं सर। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन था, बीम का स्लेंडरनेस रेशियो हमसे पूछ रहा था, बी की मतलब 20 सेंटीमीटर साइड थी, तो बी और डी इक्वल हो गए। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन था तो बी और डी दोनों 20 सेंटीमीटर के बराबर हो गए। लेंथ 500 सेंटीमीटर गिवन थी। तो सर आर मिनिमम निकालते हैं। आर मिनिमम जो होता है वो रूट आई बाई ए होता है, बट आई तो हमें पता नहीं। तो सर रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर बीम हो तो आई इजकल टू बी डी क्यूब बाई 12 होता है। बी और डी इक्वल है तो डी की पावर 4 डिवाइड बाई 12 कर देंगे। सर वैल्यू आ जाएगी 11333.33, 13,333.33। तो सर आर मिनिमम मैं निकाल लूँगा 5.77, मेरा आ गया आर मिनिमम। तो सर लैम्डा कैसे निकालेंगे, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होती है, स्लेंडरनेस रेशियो का मतलब लैम्डा इज इक्वल टू एल नॉट डिवाइड बाई आर मिनिमम। एल नॉट 500 गिवन था, आर मिनिमम 5.77 हमारा आ गया, तो वैल्यू आ गई हमारी अप्रॉक्सीमेटली 86.66, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया। इन फ्यूचर रिपीट होगा तो आपको ये आना चाहिए, और याद रखना है एनबीसीसी के क्वेश्चन एसएससी में रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 295 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा एसएससी 2018, एमपी सब इंजीनियरिंग 2018 में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। तो एसएससी जेई 2018 में भी क्वेश्चन आया है, तीनों एग्जाम से 2018 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है अलग अलग डेट्स पर। तो द बेसिक वैल्यू फॉर वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर स्पैन अप टू 10 मीटर फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। पढ़ना क्या आपने, स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो पूछ रहा है, स्पैन 10 मीटर तक गिवन है, दो चीज़ें हो गई। तीसरा सर सिंपली सपोर्टेड है और बीम है, सिंपली सपोर्टेड है और बीम है, 10 मीटर तक स्पैन है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन स्पैन की पूछिए स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो के साथ। तो सर 7, 12, 20, 26 सर आपने बताया था
कैंटिलीवर बीम की 7 होती है। ये किसकी होती है सर? कैंटिलीवर की होती है। ये कैंटिलीवर की होती है। 20 सिंपली सपोर्टेड बीम की होती है सर। 26 सर कंटिन्यूस बीम की होती है। 12 किसकी होती है? आपको पता होगा, ये कैंटिलीवर स्लैब की होती है। कैंटिलीवर स्लैब की वैल्यू 12 होती है, कैंटिलीवर बीम की 7, सिंपली सपोर्टेड बीम की 20 और कॉन्टिन्यूस बीम की 26। और अगर वन वे स्लैब है तो उसकी वैल्यू, अगर वन वे स्लैब है तो उसकी वैल्यू 30 होती है। और अगर टू वे स्लैब है, टू वे की वैल्यू कितनी होती है सर? 35 होती है। सारी वैल्यू सर आपने हमें बता दी हैं। 7, 20, 26, 12, 30, 35 कब होती हैं? सारी वैल्यू सब हमें याद रखनी है। कैंटिलीवर बीम में 7, सिंपल सपोर्टेड बीम में 20, कंटिन्यूस बीम में 26। इन्हीं से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, बट बाकी वैल्यूज भी मैंने आपको बता दी हैं। अगर एग्जामिनर कुछ अलग पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है, बट आपको कुछ अलग नहीं लगेगा क्योंकि आपने सुना है, आपने पढ़ा है और रिवाइज अच्छे से किया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कही गई थी। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 296, हरियाणा SSC JEE 2018 इवनिंग शिफ्ट। द बेसिक वैल्यू फॉर वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर स्पैन अप टू 10 मीटर फॉर कंटिन्यूस बीम। सर बीम है, कंटिन्यूस की बात कर रहा है। सर आप कहते थे ना कि आपकी हर एक बात में कॉन्सेप्ट होता है, आपकी हर एक बात में कोई ना कोई क्वेश्चन छुपा होता है। तो देखिए अभी जो मैंने आपको समझाया वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, बट वहाँ सिंपली सपोर्टेड बीम था, यहाँ कंटिन्यूस बीम है। तो ऑप्शन गिवन है 26, 7, 20 और 12। सर ये याद है कैंटिलीवर का होता है सर, ये सिंपली सपोर्टेड बीम का होता है। ये कैंटिलीवर स्लैब का होता है सर, ये कंटिन्यूस बीम का होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26। सारी वैल्यूज हमारे को टू दी पॉइंट याद थी, एग्जाम में हमने गलती नहीं करी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 297, हरियाणा SSC 2018 MP सब इंजीनियरिंग 2018 और MP सब इंजीनियरिंग में ही 2018 में दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शैल नॉट एक्सीड। मैक्सिमम एरिया पूछ रहा है टेंशन रेनफोर्समेंट का। ऑप्शन देखते ही समझ आ जाएगा आपको क्या पूछ रहा है। 0.85 BD, 0.04 BD, 0.05 BD या 0.09 BD। सर आपने बताया था 4% होता है B इंटू कैपिटल D। तो 4% मतलब क्या होता है सर? 0.04 होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सर आपने बताया था AST मिनिमम नाम की भी चीज़ होती है, हमने नोट्स में उसको मेंशन कर रखा है। 0.85 स्मॉल b स्मॉल d डिवाइड बाई एफ वाई। AST मैक्स और AST मिनिमम दोनों हमारे को पता है, एग्जाम में इनडायरेक्टली दोनों ही पूछे जाते हैं, तो हमने दोनों याद भी कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 298, हरियाणा SSC JEE 2018 फॉर कंटिन्यूस बीम्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ जीरो मूवमेंट इन द बीम मे बी एज्यूम्ड एज। बीम है कॉन्टिन्यूस, डिस्टेंस पूछ रहे हैं 2 पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट के बीच में, कितना होता है सर? 0.5 टाइम्स द इफेक्टिव स्पैन, 0.7 टाइम्स द इफेक्टिव स्पैन, 0.25 टाइम्स द इफेक्टिव स्पैन या फिर 0.9 टाइम्स द इफेक्टिव स्पैन। तो याद रखना है एल नोट जो है, एक केस में एल नोट एल इफेक्टिव के बराबर होता है और एक केस में जो एल नोट है वो 0.7 एल इफेक्टिव के बराबर होता है। सर केस तो होते हैं, पर दोनों केस होते किस केस में हैं सर? हम याद रखेंगे पहला केस जो है वो हमारा सिंपली सपोर्टेड के लिए होता है सर, सिंपली सपोर्टेड के लिए होता है। और दूसरा केस हमारा कॉन्टीन्यूस के लिए होता है। पहला सिंपली सपोर्टेड के लिए यानी कि जो एल नोट है वही एल इफेक्टिव हो जाएगा। सिंपल लोग हैं, सिंपली सपोर्टेड की बात करते हैं, जैसे अंदर है वैसे ही बाहर है, जैसा ही एल नोट है वैसा ही एल इफेक्टिव है। बट जो कंटिन्यूस बीम है वो जैसा एल नोट है वैसा एल इफेक्टिव नहीं है, उसका 0.7 टाइम्स होता है हमारा एल इफेक्टिव इन द केस ऑफ कंटिन्यूस बीम्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 299 इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, DDA 2018 में पूछा गया है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग मिनिमम टेंशन स्टील इन इन्फोर्स सीमेंट कंक्रीट बीम। इन्फोर्स सीमेंट कंक्रीट RCC बीम है सर, इसमें हमने मिनिमम टेंशन स्टील प्रोवाइड किया है। प्रोवाइड तो कर दिया बट क्यों? रीज़न तो होता है सर, इंजीनियरिंग में हर बात का एक रीज़न होता है। आपने बताया था सर AST मिनिमम जो होता है वो 0.85 BD डिवाइड बाई FY होता है। AST मैक्स 0.04 B कैपिटल D होता है। हमसे यहाँ पे AST मिनिमम की वैल्यू नहीं पूछी, ना ही फॉर्मूला पूछा, उसने हमसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया सर। तो क्या करें? ऑप्शंस पढ़ते हैं सर पहले। प्रिवेंटिव सरफेस हेयर क्रैकिंग, रिस्ट्रिक्ट डिफ्लेक्शन एट द सपोर्ट, अरेस्ट एक्सेसिव डिफ्लेक्शन या फिर प्रिवेंटिंग ब्रिटल फेलियर। सर आपने बताया था कंक्रीट जो है वो टेंशन में वीक होता है और हम भी कंक्रीट की तरह हैं, हमें स्टील की तरह बनना है।
टेंशन में स्ट्रांग बनना है, डक्टाइल हैं हम, ताकि हमारा एक सडन फेलियर ना हो। तो हम स्टील बन रहे हैं तो स्टील क्यों प्रोवाइड करेंगे? ताकि एक ब्रिटल फेलियर ना हो। ब्रिटल फेलियर किस में होता है सर? कंक्रीट में होता है, क्योंकि वो टेंशन ले जाता है, टेंशन में वीक होता है तो उसमें ब्रिटल फेलियर हो जाता है। बट जब स्टील डल जाता है तो फेलियर हमारा डक्टाइल हो जाता है, डक्टाइल फेलियर हो जाता है। तो ब्रिटल फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए मिनिमम टेंशन स्टील हम उसमें प्रोवाइड करते ही करते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। देख रहे हो आप कहाँ की चीज़ कहाँ लिंक हो रही है, आपको हर चीज़ पता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी न्यू है। मैंने आपको हर एक कॉन्सेप्ट सिखाया है, जितना मैं जानता हूँ वो मैंने आपको सिखाया है, ताकि आप कुछ भूले ना, आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी ना हो, कुछ आपके पास रह ना जाए। तो आप हर चीज़ को लिंक करना आप सीख चुके हैं, ऑप्शन से आप आंसर इजीली मार्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 300, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट 13 का। DDA 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मेशंस आर RCC डीप बीम्स प्राइमरीली डिज़ाइन। सर डीप बीम्स जो हैं RCC की, उनको किस क्राइटेरिया के लिए प्राइमरीली डिज़ाइन किया जाता है? सर बेयरिंग, शियर एंड बेंडिंग, बेंडिंग या फिर शियर। सर कोई भी चीज़ डीप जब होगी ना, कोई भी बीम है या कोई भी चीज़ जब बहुत गहरी है, जब वो कोई चीज़ बहुत गहरी हो जाती है ना सर, वो बेंड होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें एक मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो मूवमेंट जो है वो बेंडिंग मूवमेंट है, एक बेंडिंग आना स्टार्ट हो जाती है। कोई भी चीज़ उसकी लेंथ बढ़ा दो, डेप्थ बढ़ा दो, तो बहुत गहरी हो जाएगी, तो उसका वेट, ग्रेविटी उसको पुल करेगी, तो वेट नीचे की तरफ ज़्यादा आएगा, तो वो एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, बेंड होना स्टार्ट हो जाती है नीचे से, तो वही हमारा आंसर है, बेंडिंग। प्राइमरीली जब मेन रीज़न जो फेलियर का हो सकता है, जो मेन कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसी के लिए ही तो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं ना। अब उसमें बेंडिंग आ रही है तो बेंडिंग के लिए डिज़ाइन करेंगे सर, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सर ये कॉन्सेप्ट तो हमारे दिमाग में फिट हो चुका है, बट इंटेलिजेंट बच्चा उठता है, सवाल दिमाग में उठ चुका है, तो बिना पूछे वो रहने वाला नहीं है। सर ये डीप बीम कहाँ से आ गई? बीम सुना था, डीप बीम क्या होता है सर? यानी कि गहरी होती है, इफेक्टिव डेप्थ ज़्यादा होती है। सर होती होगी, हमें क्या, आप हमें सिखाएंगे वही हम सीखने वाले हैं। तो याद रखना दो चीज़ें हैं, जब L डिवाइड बाय कैपिटल डी, L डिवाइड बाय कैपिटल डी लेस देन 2 हो जाएगा, तो ये हमारी डीप बीम हो जाएगी। किस केस में सर? सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। ठीक है सर, ये याद हो गया। जब L/D लेस देन 2 हो जाएगा तो ये हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में डी बीम हो जाएगी। तो सर एक चीज़ याद हो गई। अब सर जब L/D लेस देन 2.5 कर देते हैं, तो ये किस चीज़ का सर? ये कंटिन्यूस का हो जाता है। सर ये तो कंटिन्यूस बीम हो जाएगी, और डेप्थ L/D जो कैपिटल डी है वो 2.5 से कम है, तो ये भी एक डी बीम हो जाएगी। सर आपने हमें चीज़ें समझा दी हैं, हमारे दिमाग में फिट हो गई हैं। अब हमें पता है कि डीप बीम प्राइमरी डिज़ाइन बेंडिंग के लिए होती है, और डीप बीम होती क्या भला है, ये भी हमने जान लिया है। L बाई कैपिटल डी याद रखना, स्मॉल डी नहीं, कैपिटल डी। लेस देन 2 सिंपली सपोर्टेड बीम, लेस देन 2.5 कंटिन्यूस बीम। आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन SSC पूछने वाला है। इंजीनियरिंग सर्विसेज तो बार बार पूछता ही है, बट SSC भी ये क्वेश्चन पूछेगा, या तो न्यूमेरिकल फॉर्म में या फिर ऐसे ही जो वैल्यू का फॉर्म होता है उसमें पूछ सकता है। तो यहीं पे हमारा पार्ट 13 एंड होता है। क्वेश्चन 300 तक हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। जो आपको ने पढ़ा है वही क्वेश्चन की फॉर्म में आपके सामने आ रहा है। मैंने हर चीज़ को लिंक करना आपको सिखा दिया है, ऑप्शंस एलिमिनेट करने सिखा दिए हैं। जो भी पॉसिबल चीज़ें आपको सीखनी है वो मैं आपको सिखाता जाऊँगा। कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं रखना। फिर भी कोई टेंशन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। आप ही के लिए सारी सीरीज़ क्रिएट की गई है। एस्टिमेशन BMC देखने आप जाके चैनल पर, RCC स्टील साथ साथ चल रहा है, वो देखते रहिए। डेली वीडियोज अपलोड होती हैं। मॉर्निंग में स्टील पढ़ाया जाता है और आफ्टरनून में RCC होता है। कभी कभी डिले अगर हो जाता है तो इवनिंग तक हमारा RCC का वीडियो आ जाता है। तो स्टे कनेक्टेड विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपकी तैयारी में कोई कमी ना आए। So keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.